ये प्रश्न है जो घटना चक्र से लिए हुए प्रश्न है, जिससे कई बार जो है रिपीटेड प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक क्या थे? क्या भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या पूरा वनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकार थे? इन चारों में से निम्नलिखित रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो क्या थे? ओके, थैंक यू। तो रॉबर्ट ब्रूट जो थे, जो विभाग की तरफ से आंसर माना गया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, कि वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों ही थे, क्योंकि उन्होंने स्थलों की कई खोज की थी, तो इसलिए वो पुरातत्वविद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक दोनों ही जो थे रॉबर्ट ब्रूट थे। तो इसका विभाग की तरफ से जो आंसर माना गया है वो ए एंड बी दोनों माना गया है। तो आपसे अगला कभी प्रश्न पूछा जाता है और इन दोनों में से जो ऑप्शन होगा उसे आप जो है टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आंसर जो है विभाग की तरफ से सही माना गया है, ए एंड बी। नेक्स्ट, कोपेनहेगन संग्रहालय जो है कि सामग्री से पाषाण काल का, यानी जब पत्थरों का प्रयोग होता था, जब कांसे का प्रयोग होता था, और लौह युग, यानी कि हम कह सकते हैं पाषाण से लेकर लौह युग, जो त्रियुगीय विभाजन किया गया था वो किसने किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने और चाइल्ड ने। किसने किया था ये विभाजन? एक का बी प्रीति आपका सही है जवाब, ए और बी दोनों सही है, वैसे आप बी भी सही बोली हैं। इसका जवाब क्या होगा? इसके साथ ही आप पहले ये भी बता दें कोपेनहेगन है कहाँ। आप में से कितने लोगों को पता है कि कोपेनहेगन कहाँ है? क्योंकि हिस्ट्री में जो है प्लेसेस का महत्व होता है और ये जियो के पॉइंट से भी अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज राइट। थॉमसन ने कहा था कि जो ये संग्रहालय है कोपेनहेगन में, डेनमार्क की कैपिटल है वे, तो पाषाण, कांस और लौह युग, ये तीनों जो है इसका त्रियुगीय विभाजन जो किया गया था वो थॉमसन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, यहां पर हमें सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 तक। और अभी वर्तमान में अगर हम यूपीपीसीएस पेपर का ट्रेंड देखें, चाहे वो आरओ का पेपर हो या फिर यूपीपीसीएस पेपर हो, देखिएगा आपकी मिलान करने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ चुकी है। इसके अलावा स्टेटमेंट वाइज प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कथन कारण जैसे प्रश्नों की संख्या में जो है अब आपको ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। वन लाइनर प्रश्नों की संख्या कम होती जा रही है पीसीएस एग्जाम में। तो यहाँ मिलान करना है, एक तरफ पुरातात्विक स्थल दिए हैं और एक तरफ वर्तमान स्थान दिए हुए हैं। अभी जो मेरी ऐप पर पिछली क्लास चल रही है उसमें मैंने कल ही इन प्लेसेस के बारे में पढ़ाया था। यहाँ पर प्लेसेस क्या दिए हुए हैं? नेवासा, ईसमपुर, डिंडवाना और गुडियाम गुफा। एक तरफ है राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। हमेशा याद रखिएगा एक बात कि जब मिलान करने वाले प्रश्न हो तो जरूरी नहीं हो कि आपको चारों के बारे में बिल्कुल सही जानकारी हो, कम से कम 2 के बारे में आपको सही जानकारी हो, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपका जो जवाब है वो सही ही होगा, मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सही होगा। अब यहाँ में से मैं बता दूं कि दावे से कम नेवासा और डिंडवाना, जिसने हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा होगा उसे पता होगा, लिखा हुआ है। डिंडवाना तो जियो में आप पढ़े होंगे झील के रूप में, तो डिंडवाना है राजस्थान में, फेमस है। सी का ए, अब सी का ए कितने में है? 2 में है। हम 2 ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर लिए, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे। नेवासा जो एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल जो साइट है वो महाराष्ट्र में है और ये जोरवे संस्कृति से संबंधित है। जब हम बात करते हैं क्या बोले कि इतिहास के विभाजन में प्राग ऐतिहासिक काल की, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो वहां पर हम कई ऐसे स्थलों के बारे में पढ़ते हैं, कई ऐसे संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं जहां से आपको डायरेक्टली सिर्फ स्थल से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो वहां पर महाराष्ट्र में है। अब देखते हैं कि ए का तीसरा कितने में है, ए का तीसरा 2 में है, तो ये कट गया, यानी कि ये जवाब हो ही नहीं सकता। और एक 3 में तीसरा, 2 में तीसरा था, तो ये ऑलरेडी कट चुका है, यानी प्रोबेबिलिटी है कि यही आंसर होगा। फिर भी हम एक बार देखते हैं। अब इसमपुर है, इसमपुर याद रखिएगा कर्नाटक में है, और एक बचा गुंडियामा गुफा, ये है तमिलनाडु। अब देखिए क्या सही आंसर जा रहा है, बिल्कुल 3 4 बिल्कुल सही, 1 और 2, यानी कि गुड इवनिंग चंचल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताओ आप कैसी हैं। प्रीति का जवाब है ऑप्शन 3 का सी, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट प्रीति, सही है आपका बिल्कुल जवाब। नेक्स्ट, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का साक्ष्य या प्रारंभ हुआ था। हम प्राचीन इतिहास में पशुपालन के 2 प्रमुख स्थलों की चर्चा करते हैं, जिसमें एक मध्य प्रदेश में है और एक राजस्थान में है। अब यहां पढ़े ऑप्शन, निचले पूरा पाषाण काल में, ये वो समय काल, टाइम पीरियड के बारे में पूछा हुआ है। मध्य पूर्व पाषाण काल, ऊपरी एवं पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। अब यहां देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे पाषाण काल हुआ यानी कि लिथिक पीरियड। अब इसे पहले हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और ये हो जाता है उच्च पाषाण, सॉरी नव पाषाण। ठीक, अब इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, निम्न, मध्य और उच्च, ऐसे जो है विभाजन होता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि किसके समय पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, और पशुपालन के जो 2 स्थल फेमस हैं, उसमें एक है आदमगढ़, कहाँ है, मध्य प्रदेश, और एक है बागोर, ये है राजस्थान। प्रीति का जवाब आया है डी, बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण काल में जो मीसोलिथिक पीरियड था, यहां हमें सर्वप्रथम जो है पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बहुत सही प्रीति, जवाब आपका मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट, यहां फिर से क्या करना है, अच्छा, बागोर एवं आदमगढ़, जिसकी मैंने चर्चा अभी की कि बागोर राजस्थान में और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, ये दोनों ही पशुपालन के स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व, यानी कि आपको वेस्ट टू ईस्ट ऐसे लगाना है कि क्रम में व्यवस्थित करना है। पैसरा, लेखहिया, बिरभानपुर, महदहा। पैसरा है वर्तमान के बिहार डिस्ट्रिक्ट में, लेखहिया है उत्तर प्रदेश, बिरभानपुर है वेस्ट बंगाल और महदहा भी है उत्तर प्रदेश। अब क्या है, सही उत्तर का चयन करना है। तो वैसे तो आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो आइडिया होगा कि राज्यों का जो विभाजन है कैसे हुआ है। तो सबसे पूर्व में कौन सा है, वेस्ट बंगाल। तो हम दावे से कह सकते हैं कि सबसे अंत में जो है बिरभानपुर होना चाहिए, यानी कि 3 कितने ऑप्शन में लास्ट में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 को हमने आसानी से एलिमिनेट कर लिया। अब बचा सी और डी, लेकिन फिर भी मिलान करना है क्योंकि यूपी के 2 स्थलों के बारे में दिया हुआ है। वेस्ट बंगाल के पश्चात बिहार ही होगा, तो यानी 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 इसमें भी है और 3 के बाद 1 इसमें भी है, तो हमने कुछ नहीं कर सकते। अब इन दोनों में, अब महदहा कहाँ है और लेखहिया कहाँ है, इसे जो है हमें ध्यान रखना है, तभी जो है हमारा सही जवाब जो है आ जाएगा। तो लेखहिया जो है याद रखिएगा, ये मिर्जापुर में है, मिर्जापुर, चुनार की पहाड़ियां, और महदहा जो है प्रतापगढ़। तो बिहार की से हम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले मिर्जापुर देखने को मिलेगा और तब प्रतापगढ़ के पास पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो है भोजपुरी बेल्ट है, मिर्जापुर जो है
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरा पहले होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सी इज राइट, पहले मिर्जापुर होगा और फिर जाकर प्रतापगढ़ आएगा। प्रीति का जवाब आया है डी, डी नहीं होगा प्रीति, ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि पहले मिर्जापुर आएगा तब जाकर प्रतापगढ़ आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी हड्डियों से बने हुए आभूषण और उपकरणों की चर्चा हुई है क्लास में, तो ये कहां से प्राप्त हुए थे? ऑप्शंस को ध्यान से देखें, चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा और सरायनाहार। ये अगर मैं बोलूं तो ये यूपी स्पेशल यानी कि जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है वहां से पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि ये चारों स्थान जो है उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। यूपी स्पेशल में हम जब स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं तो हिस्ट्री हम बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि मेनली भारत के इतिहास में ही एक बहुत बड़ा भाग जो है कवर हो जाता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अलग से यूपी के हिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। तो ये प्रश्न यूपी स्पेशल से पूछा गया है, यानी कह सकते हैं यूपी की हिस्ट्री से, ये भारत का नहीं कह सकते हैं। चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा और सराय नाहर राय में से आपको बताना है कि कहां से जो है हड्डी के उपकरण जो हैं प्राप्त हुए हैं। जी बिल्कुल सी होगा। तो याद रखिएगा महदहा और सराय नाहर इन दोनों ही स्थानों से जो है प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बिहार में आपको देखने को मिलेगा चिरांद, जो सारण जिले में है, यहाँ से भी जो है हड्डियों से बने आभूषण और उपकरण जो हैं प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ याद रखिएगा महदहा और सराय नाहर दोनों से ही जो है हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जो भी ऑप्शन में हो वो आप जो है आंसर कर देना टिक। नेक्स्ट, सिक्स ऑल, प्रीति, काकोरिया और चौपानी मांडो से कोई हड्डी के उपकरण अन्य पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें झोपड़ी का साक्ष्य कहा जाता है, चूल्हे का साक्ष्य कहा जाता है, पर हड्डियों के उपकरण इसके अतिरिक्त दमदमा और एक स्थान है और फेमस वहां से मिला है, उत्तर प्रदेश के दमदमा, लेखहिया, महदहा और एक और है स्थान जहां से प्राप्त हुआ है, ना कि काकोरी और चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, यानी कि एक कब्र है जहां पर 3 मानव कंकाल मिले हैं, और ये किसे प्रदर्शित करता है कि या तो कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा या फिर कोई संक्रमित जो है बीमारी फैली होगी। जी हाँ प्रीति, 2 होगा, सी और डी दोनों ही सही है। 6 में ऑल नहीं बल्कि 2 नीचे के जो हैं उसमें प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा और लंघनाज, ये याद रखिएगा, ये चारों स्थान भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। तो आपको बताना है किससे जो है आपको मिले हैं चारों के चारों। तो ये याद रखना है आपको, यहां जो है दमदमा से जो है 3 मानव कंकाल मिले हैं। 3 मानव कंकाल जो हमें प्राप्त हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के दमदमा से। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी खाद्यान्न कृषि जो है वो सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन में आपको यूपी का जो हिस्ट्री है उसमें बहुत आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं मुश्किल से 1 सप्ताह अगर आपकी यूपी के हिस्ट्री की क्लास चलेगी तो पूरा हिस्ट्री जो है कवर हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है आपका। तो क्या नवपाषाण काल में, नियोलिथिक, मध्य पाषाण, मेसोलिथिक, पूरा पाषाण काल इसमें हुआ था, पैलियोलिथिक या प्रोटो ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो ऐतिहासिक का मतलब आद्य ऐतिहासिक, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की शुरुआत मानते हैं। ये जो है टाइपिंग एरर है। आपको बताना है कहां से जो है हमें सर्वप्रथम खाद्यान्नों की कृषि, खाद्य पदार्थों की जो है कृषि का प्रारंभ प्राप्त हुआ है। तो
तो याद रखिएगा कि नियोलिथिक पीरियड में मनुष्य जो है स्थायी तौर पर कृषि करना सीख गया था, क्योंकि वो जब स्थायी जीवन निवास करने लगा तो फिर वो स्थायी कृषि की तरफ भी बढ़ा, क्योंकि जब इंसान के पास रहने का स्थान होगा तो वो वहाँ पर चाहेगा कि वहीं पर रहने के लिए हमें अनाज हो, तो उसने स्थायी कृषि सीखी और ये स्थायी कृषि जो है नियोलिथिक पीरियड में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, यानी सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया गया था मनुष्य द्वारा? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। 8 का डी संतोष का जवाब है, 8 का डी। 1 मिनट में देखते हैं। अच्छा, आद्य ऐतिहासिक काल में, देखिए संतोष, आद्य ऐतिहासिक काल में कृषि में क्रांति आई थी जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। वैदिक काल में, वो भी क्योंकि वैदिक काल की शुरुआत वहां हुई थी, लेकिन नवपाषाण काल में ही मनुष्य जो है स्थायी जो है वो क्या बोलते हैं कृषि शुरू कर दिया था। जब हम इतिहास का विभाजन समझते हैं, यहां देखिए विभाजन कैसे करते हैं, मुख्यतः 3 भागों में इतिहास को हम विभाजित करते हैं। पहले होता है प्रागैतिहासिक, यानी प्री हिस्टोरिक, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक में आप जानते हैं कि मनुष्य के पास सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य थे, कोई भी साहित्यिक साक्ष्य नहीं था, ना कोई लिपि थी, चित्रात्मक लिपि भी नहीं थी। तो ये जो एरा था, पीरियड था, ये कहलाता था आपको, इसके एग्जाम्पल पाषाण काल को माना जाता था। इसमें धीरे धीरे मनुष्य जो है तांबे का प्रयोग सीख गया था, पशुपालन करना सीख गया था, स्थायी जीवन, आग वगैरह सब कुछ इसी काल में हो गया था। ये जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, इसमें मूलतः सैंधव सभ्यता का विकास होता है, जिसका एक पार्ट था सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद जो है उत्तर सैंधव सभ्यता, जो कि ग्रामीण सभ्यता कहलाई गई थी। और इसी में कहीं ना कहीं जो है वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। और वैदिक सभ्यता के ही मध्य में जो है लोहे का विकास हुआ और मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाई। तो प्रयोग पहले ही होने लगा था। और ऐतिहासिक में वही 6ठी शताब्दी से लेकर ऐतिहासिक समय तक का, तो ये है। तो 9 का सी बिल्कुल सही है। पूरा पाषाण जो काल था, तब मनुष्य ने जो है कृषि करना, सॉरी ये तो तब की हम बात कर रहे हैं ना, नवपाषाण काल। 9 का जवाब आया है ऑब्वियसली सी, ऑप्शन सी इज राइट। जौ के बाद मनुष्य गेहूं का प्रयोग सीखा, बाजरे का प्रयोग सीखा, मटर, सरसों ये सभी किया, और फिर धान, क्योंकि चावल का साक्ष्य जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। कोल्डिहवा जो स्थान है इलाहाबाद का, वहां से चावल का हमें साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से जो है आपको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? कोल्डिहवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ और टोकवा। याद रखिएगा, कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब जब ऐसे प्रश्न में दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसे क्लियरली आप समझ लें। जब कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछे और ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ मेहरगढ़ दिया हो, तो याद रखिएगा मेहरगढ़ ही होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें साक्ष्य वहीं से प्राप्त हुई थी। लेकिन एक नवीनतम खोज में ये पाया गया कि मेहरगढ़ से पहले उत्तर प्रदेश के लहुरादेव, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है, यहाँ पर जो है मनुष्य ने कृषि का जो है प्रयोग किया था सर्वप्रथम। तो जब ऑप्शन में लहुरादेव हो तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? लहुरादेव ही। और अगर ये ना हो तो मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम जो है पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, गेहूं उपजाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये पशुपालन नहीं बल्कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिलता है। और इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। नहीं, ध्यान रखना प्रीति, यही होता है मिस्टेक इस प्रश्न में।
जब लहुरा देव ऑप्शन में दिया हो तो याद रखिएगा लहुरा देव, क्योंकि ये नवीनतम खोज भले ही है लेकिन पाया गया कि मेहरगढ़ से पहले जो है यहाँ पर कृषि की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन जो है आपका बी इज राइट, लहुरा देव। नेक्स्ट, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, यानी मनुष्य स्थायी जीवन जो है वो व्यतीत करने लगा। तो इसमें धौलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा और मेहरगढ़। कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में, किली गुल मोहम्मद पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ, और मेहरगढ़ भी जो है बलूचिस्तान प्रांत। तो याद रखिएगा मेहरगढ़ से जो है प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है। लेकिन मनुष्य के जीवाश्म का कहा जाए कि मनुष्य के जीवाश्म का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से जो है सर्वप्रथम मानव खोपड़ी के जीवाश्म का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से, यानी कि एक ही स्थान से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मनुष्य जो है तांबा और लोहे कांस्य दोनों से ही परिचित हो गया था, यानी कि पाषाण से लेकर कांस्य युगीन सभ्यता का कौन सा एक पूरा स्थल जो है यहाँ पर इन सभी के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, वहां से हमें पाषाण सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, काल के मिले हैं, ताम्र काल के भी मिले हैं, ताम्र पाषाण काल के भी मिले हैं, और ताम्र कांस्य जो है काल के भी अवशेष हैं प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस को देखिए, आमरी, देखिए मूलतः ये जो है गूगल ट्रांसलेट की वजह से है, ऐसे आमरी सही ऐसे लिखा जाता है, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा। आमरी भी जो है पाकिस्तान में ही है, मेहरगढ़ भी, कोटदीजी भी पाकिस्तान में है, और कालीबंगा राजस्थान में। आपको बताना है पाषाण से लेकर हड़प्पा। क्या होगा सही जवाब? ग्यारह का डी अच्छा एक मिनट, बिल्कुल सही। 12 का भी जो जवाब होगा वो मेहरगढ़ ही होगा। यहीं से जो है मेहरगढ़ से आपको देखेंगे कई बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये आमरी मेलता, बाकी के बारे में तो पढ़ा होगा। आमरी से याद रखिएगा हिरण की हड्डी, हिरण की अस्थि या हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, वीएस वार्ड, कंकड़ नहीं है, कंकर नाम है उनका, एक तो गूगल ट्रांसलेट, वाकंकर, वाकंकर ने, एच.डी. सांकलिया ने, या मार्टिमर व्हीलर ने, किसने जो है वो नौदा टोली की जो है वो खोज की है? जी बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कि जो नौदा टोली की खोज की गई है वो किया गया था एच.डी. सांकलिया द्वारा, और जो वीएस वाकंकर थे इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। वीएस जो वाकंकर थे इन्होंने भीमबेटका, क्योंकि भीमबेटका से ही सर्वप्रथम शैल्य चित्र का, अगर पत्थरों पे उकेरे गए चित्र की बात की जाती है तो सर्वप्रथम जो मानव निर्मित शैल्य चित्र का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है वो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वहां से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, बृहत पाषाण स्मारक, यानी बड़े बड़े जो पत्थरों के बने हुए स्मारक हैं, पहचान की गई थी कैसे?
सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो मृतकों के दफनाने के स्थान थे उसके रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की जो है पहचान की गई थी। और एक बात और याद रखिएगा, जो मोहनजोदाड़ो है पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, सिंधु घाटी सभ्यता का वो क्षेत्र है, उसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है। नेक्स्ट, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? यानी कौन से नियोलिथिक जो प्लेसेज हैं उसका संबंध जो है राख का टीला से है, यानी वहां से हमें राख के साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। बुदिहाल, संगनकलू, कुलडीहवा और ब्रह्मागिरी। याद रखिएगा संगनकलू और ब्रह्मागिरी जो है ये दोनों कर्नाटक में है, और कुलडीहवा जो है ये तो इलाहाबाद में। बुदिहाल जो है एग्जैक्ट मुझे पता नहीं ये कहाँ है, पर ब्रह्मागिरी जो है ये कर्नाटक में ही है। तो संगनकलू से जो है ये कर्नाटक में, ये दोनों ही कर्नाटक में है। तो संगनकलू से जो है राख के टीले का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रीति, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। अभी तक आपने जितने भी जवाब दिए हैं शायद 1 या 2 का जवाब आपका गलत रहा है, बाकी सभी प्रश्नों के जवाब प्रीति आपके सही रहे हैं। बहुत अच्छा। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? जैसे प्रीति जवाब दे रही हैं, बाकी सब लोग भी जवाब देते रहे, खुद आपको ही इससे लगेगा कि आप कितने जो प्रश्न है उसका सही जवाब दे पा रहे हैं। निम्न में से प्रागैतिहासिक की जब बात होती है, इट मीन्स की प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो सबसे शुरुआती का काल था उसकी बात की जा रही है, जब मनुष्य का विकास हुआ था वो क्रम पूछा जा रहा है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है क्या? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में, और अमरावती की जो गुफाएं हैं ये अमरावती है आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा भीमबेटका, अभी मैंने बात भी की थी, वीएस वांककर ने जो है इसकी खोज की थी, और यहीं से जो है मानव द्वारा चित्रित पहले शिलाश्रय का जो है यानी पत्थरों पे उकेरे गए चित्र का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इन चित्रों में क्या था? पशुओं के चित्र थे, मनुष्य द्वारा पशुओं के शिकार करते हुए चित्र थे, ऐसे ही कुछ चित्रों का जो है अंकन था भीमबेटका। नेक्स्ट, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी जो होता है का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नोह में, लाल किला में। कहां पर जो है इसका हुआ था? 16 का 20 संतोष का जवाब आया है। 1 मिनट जी, बिल्कुल आप दोनों का ही जवाब सही है, संतोष और प्रीति आप दोनों के जवाब जो है बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा जो गैरिक मृदभांड पात्र होते हैं इनका नामकरण उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर का उल्लेख हम महाभारत में पढ़ते हैं, तो वहीं से जो है गैरिक मृदभांड पात्र के जो है, मृदभांड क्या होता है? मिट्टी के बने हुए बर्तन, और पात्र रखने के लिए जो बर्तन बनाया गया वो पात्र कहलाए। शुरुआती दौर में सबसे पहले तो काले जो है रंग के बनाए जाते थे, फिर उस पे लाल रंग का, काला लाल का प्रयोग हुआ, फिर जो है चित्रात्मक तरीके के, चमकीले तरीके के, नीले तरह के, नारंगी तरीके के, अलग अलग तरह के जो है वो क्या बोलते हैं मृदभांड मिलने लगे, और फिर जाकर आया था गैरिक मृदभांड पात्र। और इसकी क्लास अगर आपको देखनी भी है तो आप प्लेलिस्ट में जाना है, आपको जो मार्गदर्शक बैच की क्लास हुई है ये क्लास पूरी हुई है और पीडीएफ भी वहां पर होगा। नेक्स्ट, ताम्रश्म, ताम्राश्म काल यानी कि ताम्र और पाषाण काल, ऐसा जो बता रहे। ताम्राश्म मतलब कांस्य, सॉरी ताम्र और कांस्य, ताम्राश्म का मतलब यहाँ है ताम्र कांस्य युग से, ताम्र कांस्य युग से, काल से। महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे?
होता क्या था कि जो जोरवे संस्कृति थी महाराष्ट्र की, वहां पर लोग क्या करते थे कि मनुष्य जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके अस्थियों को कलश में भरकर और उसे अपने घर के अंदर ही फर्श में दफनाते थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है किस दिशा में दफनाते थे, क्या वो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, फिर साउथ टू नॉर्थ, या वेस्ट टू ईस्ट, कैसे दफनाते थे। तो याद रखिएगा वहां पर जो है उत्तर से दक्षिण जो है वो दफनाया जाता था ताम्र काल में, जोरवे जो संस्कृति थी वहां पर लोगों को। ये जो बात हो रही है महाराष्ट्र की, वो किस संस्कृति से हो रही है, तो जोरवे संस्कृति। ये ताम्र जो है संस्कृति का एक मुख्य केंद्र माना जाता था और यहीं से जो है कलश में कैसे दफनाया जाता था, कलश में, जिसे हम कह सकते हैं अर्ध समाधिकरण। अर्ध समाधिकरण। प्राचीन समय काल में अंत्येष्टि के 3 प्रकार थे। एक तो दाह संस्कार होता था, यानी सीधे वो जला देना, एक होता था कि सीधे दफना देना, पूर्ण समाधिकरण, और एक होता था अर्ध समाधिकरण, यानी उसकी अस्थि, जिसे कलश समाधिकरण भी कहा जाता था, यानी उसके शरीर के अवशेषों को कलश में रखकर दफनाया जाना। तो ये जोरवे संस्कृति से संबंधित है और ये उत्तर पश्चिम में, और ये संस्कृति जो है ताम्र संस्कृति के रूप में फेमस थी। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मागिरी, बुर्जहोम, चिरांद और मास्की, जिसमें ब्रह्मागिरी और मास्की जो है कर्नाटक में है, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में, और चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में वर्तमान में। याद रखिएगा कि ये जो है उस समय के अंधविश्वास को प्रदर्शित करता है। जो कुत्ते को दफनाना है या फिर बकरी को दफनाया जाता था या कुछ पात्र दफनाए जाते थे, ये उस समय के समाज के अंधविश्वास को प्रदर्शित करता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुत्ता जो है एक वफादार जानवर होता है, अपने मालिक के प्रति वो बहुत वफादार होता था। तो मालिक की सुरक्षा करने के लिए मृत्योपरांत भी उसके साथ उस कुत्ते को दफनाया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि पूर्व जन्म होता है, मनुष्य मृत्यु के पश्चात भी एक अलग जीवन यापन करता है, इसलिए उनके साथ खाने के पात्र, अनाज और जानवर जो हैं दफनाए जाते थे। यानी कह सकते हैं उनमें अंधविश्वास था और वो पुनर्जन्म को भी मानते थे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज राइट, बुर्जहोम। जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से जो है हमें कुत्ते दफनाने के साक्ष्य जो हैं प्राप्त हुए हैं। 18 के ए, जी बिल 18 का ए सही है। संतोष, श्रवण, सभी का जवाब जो है सही है। जी बिल्कुल, जारवे संस्कृति, जोरवे कहा जाता था, जोरवे संस्कृति जो थी वहां से ये मिलता है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ये जो प्रश्न है ये यूपी स्पेशल की हिस्ट्री से पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोग जब स्टेट की तैयारी करें तो वहाँ का जो एक स्पेशल बुक आती है उसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र विशेष की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस स्टेट के एग्जाम में। जी बिल्कुल सही है जवाब आपका 19 का बी। नेक्स्ट, तो मोरहना पहाड़ से, घघरिया से, बघही खोर से और लेखैया से, कहाँ से जो है हमें ये साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा कि कई मानव कंकालों का जो साक्ष्य हमें मिलता है विंध्य क्षेत्र में, तो लेखैया, और यह विंध्य क्षेत्र से हम आसानी से पकड़ सकते थे कि लेखैया जो है मिर्जापुर का के पास है और मिर्जापुर जो है विंध्य क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ पर चुनार के पत्थर वगैरह जो है फेमस है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण माना गया है, यानी एक को कथन कहा गया है और एक को कारण। कथन क्या है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवर्जन किया, यानी गंगा घाटी की तरफ जो वो लोग प्रवास कर गए। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अब सही उत्तर चयन करना है। आप जानते हैं कूट के 4 ऑप्शन क्या होते हैं कि या दोनों सही हैं और
आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ये चार कूट जो है किसी भी एग्जामिनेशन में सेम ही होते हैं। 20 का बी, श्रवण बी नहीं है, डी है, लेख घगहिया से नहीं बल्कि लेखहिया, मिर्जापुर, यहां से आप आसानी से पकड़ सकते थे विंध्य क्षेत्र से, क्योंकि मिर्जापुर जो है विंध्य क्षेत्र का हिस्सा है। इसका अब सबसे आसान तरीका था ये विंध्य क्षेत्र। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज राइट, ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जब उस क्षेत्र में शुष्कता आई तो वहां के जो लोग थे पाषाण युग के, वो गंगा नदी यानी कि पानी के क्षेत्रों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही शुष्कता हुई तो गंगा नदी घाटी की तरफ बढ़ गए, चाहे वो कृषि के लिए जरूरी हो या जल जो है मनुष्य के लिए जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो वो लोग गंगा नदी घाटी की तरफ बढ़े थे, और ये बात सही है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज राइट, कथन और कारण दोनों सही है और वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है। क्या हुआ संतोष, कोई डाउट? तो आज के सेशन में इतना ही था।